Hey guys and welcome back to the next video of Accounts अड्डा। आज है वीडियो नंबर 115 और उसमें हम पढ़ने वाले हैं कैश फ्लो के फर्दर चीजें। सबसे पहले हमने देखा था कि कैश फ्लो क्या होता है। इससे पिछली वाली जो वीडियो थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें कैश फ्लो के इंट्रोडक्शन है। इस वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं, छोटी सी वीडियो है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि किन से कैश का इनफ्लो होता है, किन से कैश का आउटफ्लो होता है और किन से कैश का नो फ्लो होता है। नो फ्लो मतलब कुछ भी इंपैक्ट नहीं पड़ता। और उसके बाद इसी वीडियो में हम देखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक छोटा सा पार्ट, जहां से हमारा कैश फ्लो स्टार्ट होता है, जिसको हम वर्किंग नोट कहते हैं, या फिर बोलो कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स या इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है। तो वो सारी चीजें आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, इससे पहली वाली जो वीडियो थी वो इंपॉर्टेंट थी। क्यों थी? क्योंकि उसमें हमने पढ़ा था कैश फ्लो क्या होता है, उसके इंट्रोडक्शन देखे थे और ये देखा था कि कैश फ्लो में किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया जाता है। ध्यान में रखने वाली बात ये है कि हमारी जो कैश फ्लो की सीरीज बन रही है 114 से स्टार्टिंग है, ये पूरी की पूरी सीरीज इन वन गो, यानी कि एक साथ ही देखनी पड़ेगी। एक साथ मतलब कोई वीडियो गैप करके नहीं देखनी। तो देखो, आज मैं यहां कुछ चीजें हमने लिखी हुई है, 8-10 चीजें हैं। इन 10 चीजों से पता लगाते हैं कि वो चीज जिससे कैश में इनफ्लो होता है या जिससे कैश में आउटफ्लो होता है। हमें पता है कि कैश फ्लो में हमें सिर्फ ये रिकॉर्ड करना है कि कहां कैश आ रहा है, कहां कैश जा रहा है। तो देखो, सबसे पहली चीज परचेज ऑफ मशीनरी। मशीनरी खरीदी, कहां आएगा? कैश का इनफ्लो हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है या कुछ भी नहीं हो रहा? बताओ। जब मैंने मशीन खरीदी तो ऑब्वियसली बात है कैश का क्या हुआ? आउटफ्लो, कैश गया। यानी कि कैश फ्लो में जब भी परचेज ऑफ मशीनरी आएगा तो मैं उसको क्या करूंगा? डिक्रीज करूंगा। इसके बाद परचेज ऑफ स्टॉक, स्टॉक खरीदे। स्टॉक क्या होते हैं? सबको पता है, अनसोल्ड गुड्स, जो सामान बेचने के लिए रखा हुआ है। सो स्टॉक जब खरीदा तो भी गया, तो भी मैं इसको क्या करूंगा? माइनस करूंगा। क्रेडिटर्स रिटर्न ऑफ, क्रेडिटर्स रिटर्न ऑफ यानी क्रेडिटर्स चले गए, खत्म हो गए। अब जब क्रेडिटर्स गए हैं तो वो पैसे लेके गए होंगे, तो यहां भी क्या है? आउटफ्लो है। ठीक है। और देखो, इंक्रीजिंग प्रोविजन फॉर डेटर्स। अब भाई प्रोविजन फॉर डेटर्स आप लोगों को पता है क्या होता है? जो डेटर्स होते हैं उनका कुछ अमाउंट एज अ प्रोविजन में रखता हूं कि भाई अगर कल को डेटर चला गया, पैसे नहीं दिए, तो उसका जो नुकसान है वो भरपाई करने के लिए मैं एक प्रोविजन बना लेता हूं। अब मान लो पिछले साल प्रोविजन था 5,000, इस साल प्रोविजन हो गया 8,000, तो अब 3,000 रुपए बढ़े। तो उससे कैश का इनफ्लो हुआ, आउटफ्लो हुआ या कोई फर्क नहीं पड़ा? बताओ। कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या होगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो 5 से 8,000 हुए वो मेरा पैसा मेरी जेब में से निकल के मेरी दूसरी जेब में चला गया, यानी कंपनी के प्रॉफिट में से निकल के कंपनी की ही किसी और चीज में चला गया। न तो पैसा कंपनी से बाहर गया, ना बाहर का पैसा अंदर आया। सो इंक्रीज इन प्रोविजन लीड्स टू नो इंपैक्ट इन कैश फ्लो। कोई फ्लो नहीं हुआ। कैश डिपॉजिट इन बैंक, बैंक में पैसा जमा कराया, क्या हुआ? नो फ्लो। क्यों नो फ्लो? क्योंकि ये वही बात है, इस जेब में से निकल के दूसरी जेब में चला गया। कैश ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही तो है। जो बैंक का बैलेंस है वो भी ऑर्गेनाइजेशन के ही कैश और कैश इक्विवेलेंट में आता है। सो अगर पैसा इस जेब से निकल के दूसरी जेब में चला गया विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो कोई फ्लो नहीं होगा। ठीक है। तो अगर कैश डिपॉजिट बैंक में कराया है तो कोई फ्लो नहीं हुआ है, क्योंकि कैश भी मेरा ही है। देखो, ऐसे कैश में से माइनस हुआ और बैंक में जुड़ गया। ठीक है। कैश और कैश इक्विवेलेंट में तो दोनों चीजें आती है ना, तो एक ही बात है। नेक्स्ट देखो, डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड। कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया कि हमें फाइनल डिविडेंड देना है। कितना? 1,00,000 रुपए का, या पर शेयर मानते हैं 10% हमें पर शेयर के फेस वैल्यू का डिविडेंड देना है। बताओ। कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि कंपनी ने अभी डिविडेंड नहीं दिया, कंपनी ने सिर्फ डिविडेंड डिक्लेयर किया है। कंपनी ने सिर्फ डिविडेंड डिक्लेयर किया है। तो अगर पेमेंट करती तो आउटफ्लो होता। सो इट इज जस्ट अ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। आगे देखें। नेक्स्ट देखो, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स। डेटर्स से पैसा मिल गया, ये तो सब बता देंगे। डेटर्स से पैसा मिला तो इनफ्लो ऑफ कैश। इंटरेस्ट पेड ऑन बोरिंग्स, जब मैंने बोरिंग्स करी तो उसके ऊपर इंटरेस्ट दिया,
दिया पैसा गया तो डेप्रिसिएशन और मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगा, बताओ। डेप्रिसिएशन लगने से मशीन की वैल्यू गिरी, पर डेप्रिसिएशन लगने से पैसे का तो हेरफेर हुआ ही नहीं, बिकॉज डेप्रिसिएशन कांट बी पेड और रिसीव, डेप्रिसिएशन का पेमेंट तो मिलता नहीं है, तो नो फ्लो। कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, सॉरी ये सेम ही आ गया हमारा, तो मैं इसको हटा देता हूं। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी जो हमने देखी, और चलो और देखते हैं। तो प्रोविजन फॉर टैक्स, अब क्या होता है समझना, या प्रोविजन फॉर डिविडेंड लेते हैं। तो ये कुछ ऐसे प्रोविजन होते हैं जो कंपनी बनाती है, किस लिए कि भाई अगले साल टैक्स देना है। जैसे फॉर एग्जांपल मानते हैं, ध्यान से सुनना, प्रोविजन फॉर टैक्स। अब कंपनी ने एक प्रोविजन बना लिया कि भाई हमें टैक्स देना है। अब क्या होता है, सीधी सी बात है, अगर इस साल प्रोविजन बनाया है तो किस कब के लिए बनाया होगा, नेक्स्ट ईयर के लिए। अगर इस साल प्रोविजन बना है तो वो नेक्स्ट ईयर के लिए बना होगा। तो करंट ईयर का जो प्रोविजन होता है इट इज फॉर नेक्स्ट ईयर, अगले साल के लिए बनाया, तो इससे कैश का कोई आउटफ्लो इनफ्लो नहीं हुआ। हाँ, जब अगर मैं भाई क्या कहते हैं पीएनएल अकाउंट बनाता हूं तो प्रोविजन फॉर टैक्स को लॉसेस में दिखाता हूं, क्योंकि भाई एक तरीके से नुकसान है, बट एक्चुअल में तो कैश गया ही। कैश कब जाएगा, जब पेमेंट ऑफ टैक्स होगा। तो इस साल का जो प्रोविजन फॉर टैक्स है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर पिछले साल का जो प्रोविजन आ रहा है, सो अगर क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती है तो मैं ये मानता हूं कि भाई अगर प्रोविजन 2015 का था तो इसका मतलब इस साल उसकी पेमेंट हो जाएगी। 2015 का प्रोविजन पड़ा हुआ है तो मतलब इस साल पेमेंट हो जाएगी। तो पिछले साल का प्रोविजन क्या कहा जाता है, टैक्स माना जाता है, जबकि इस साल का जो प्रोविजन है वो कुछ नहीं है, वो तो सिर्फ अगले साल के लिए मैंने क्या बनाया है, एक रिजर्व बनाया है। तो इस साल के प्रोविजन से कैश पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता, जबकि पिछले साल का जो प्रोविजन होता है वो इनकम टैक्स पेड के नाम से लिखा जाता है, इन केस नो अदर इंफॉर्मेशन इज गिवन। समझ में आया? ये चीजें हम थोड़ी सी डिटेल में आगे बढ़ेंगे। आज जो हम देखेंगे, इसके बाद एक चीज और देखते हैं, वो है कि भाई क्या देखें, जो तुम्हारा कैश फ्लो है उसका स्टार्टिंग करते हैं, थोड़ा सा स्टार्टिंग करते हैं, धीरे धीरे चलेंगे। क्यों? क्योंकि कैश फ्लो एक ऐसी चीज है जो पढ़ने में आसान लगती है, समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, पर जब तक समझ में नहीं आती तब तक बहुत जान लेती है। सो अब हम देखते हैं कैश फ्लो की बिल्कुल स्टार्टिंग। ठीक है, देखो कैश फ्लो की जो अपनी स्टार्टिंग होती है वो स्टार्टिंग होती है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम से। कहां से? प्रॉफिट टैक्स देने से पहले। पर ये निकालने के लिए हमें बनाने पड़ता है एक वर्किंग नोट। उस वर्किंग नोट में हम करते हैं कि भाई टैक्स निकालने से पहले कैसे आए, यानी कि टैक्स निकालने के बाद अगर 1 लाख है तो टैक्स निकालने से पहले कैसे आए, वो चीजें जोड़ दो जो कि हटा रखी। सो इन केस वी हैव टू फाइंड नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, हमें बनाना पड़ता है एक वर्किंग नोट। उस वर्किंग नोट में आती है 4-6 चीजें जो कि आज मैं यहां समझाने वाला हूं। देखो, सबसे पहले हमें क्वेश्चन में जो गिवन होगा, एक बैलेंस शीट अच्छी खासी गिवन होने वाली है। ठीक है, बैलेंस शीट में सब चीजें होंगी। बैलेंस शीट की सेकंड हेडिंग होती है रिजर्व एंड सरप्लस। उसमें एक चीज मिलती है स्टेटमेंट ऑफ पी&एल, यानी कि हमारा प्रॉफिट। अब समझना, हमें जो क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा वो कुछ इस तरीके से प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें करंट ईयर होगा, प्रीवियस ईयर होगा, करंट ईयर होगा, प्रीवियस ईयर होगा, कि भाई मानो पिछले साल था 1 साल का प्रॉफिट 1 लाख का, इस साल है 1.5 लाख। ठीक है, अब समझना, हमें क्वेश्चन यहीं से चालू करना है। भाई सिंपल सी बात देखो, पिछले साल 1 लाख का प्रॉफिट था, एक प्रॉफिट वाले अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़े थे, इस साल के एंड में 1.5 लाख रुपए आ गए, तो ऑब्वियसली बात है इस साल कितने आए, 50,000। इस साल कितने आए, 50,000, तभी तो वो 1.5 लाख हुआ। सो हमें क्वेश्चन कहां से स्टार्ट करना है, हमारे उस स्टेटमेंट ऑफ पी&एल से, यानी कि नेट प्रॉफिट से। तो कितना है भाई चेंज, 50,000, वो हमें यहां लिखना है। हाउ टू फाइंड दिस, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। क्लोजिंग मतलब इस साल माइनस पिछले साल। अब ये तो हो गया आफ्टर टैक्स, टैक्स देने के बाद का। अब देखो, अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले वो चीजें लेके आनी है जो कि टैक्स से रिलेटेड है, क्योंकि देखो टैक्स जो होगा वो हमारा आगे आने वाला है, ऑपरेटिंग के लास्ट में हम टैक्स पढ़ेंगे, तो यहां उसका कोई भी काम नहीं है। सो ऐसी चीजें जो कि किसी काम की नहीं है, हम उसको वापस से ऐड करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, सबसे पहले मैंने अभी एक बताया था,
प्रोविजन फॉर टैक्स, इसको क्यों ऐड करा? क्योंकि भाई प्रोविजन फॉर टैक्स जो है कौन सा? करंट ईयर वाला, इस साल का। क्वेश्चन में गिवन होगा प्रोविजन फॉर टैक्स इस साल का लगता है, पिछले साल का लगता है, तो इस साल वाला जो प्रोविजन है वो ऐड किया जाता है। क्यों ऐड किया जाता है इस साल वाला प्रोविजन? बिकॉज अभी अभी बताया था मैंने, इस साल वाला प्रोविजन अगले साल टैक्स देने के काम आएगा। इस साल उसका कोई भी काम नहीं है, वो सिर्फ रखा हुआ है एज अ रिजर्व, तो इसलिए उससे कैश में कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ रहा, पर उससे प्रॉफिट तो कम हो गया था, तो हमने क्या करा? उसको वापस से जोड़ दिया। और यहां जोड़ेंगे इंटरिम डिविडेंड। अभी डिविडेंड क्यों जोड़ा? क्योंकि भैया डिविडेंड यहां का है ही नहीं। डिविडेंड कहां का है? डिविडेंड है फाइनेंसिंग का। हमने पढ़ा था ना, फाइनेंसिंग में शेयर से रिलेटेड चीज आती है, शेयर हो रहे हैं, तो वो वहां का है, इसलिए उसको वापस लेके आ जाओ। और एक दो चीजें और है, मैं वहां लिख देता हूं। एक आती तुम्हारी ट्रांसफर टू रिजर्व, ठीक है, जनरल रिजर्व दे रखा है, जनरल रिजर्व में दे रखा है इतना अमाउंट है, क्या करें उसका, ठीक है, तो वो इतना अमाउंट जो है वो उससे अमाउंट बढ़ने से, जैसे अपन ने पीपीटी देखा था ना, वैसे जनरल रिजर्व में मान लो तो अमाउंट बढ़ा 10,000 से 12,000 हो गया, तो वो 2,000 रुपए मेरी इस वाली जेब से निकल के इस वाली जेब में आ गए, नो इम्पैक्ट, इसलिए हमने उसको क्या करा? वापिस जोड़ दिया। एक चीज और होती है प्रपोज डिविडेंड करंट ईयर का, यानी कि इस साल कितना डिविडेंड देना है, प्रपोज कितना हमने डिविडेंड देना है, दिया तो नहीं है, एक्चुअल डिविडेंड तो दिया ही नहीं। एक्चुअल डिविडेंड जो होगा वो भैया डिविडेंड कहां जाता है? वहां चले जाता है, कहां पे? फाइनेंसिंग में। प्रपोज डिविडेंड कितना हमें डिविडेंड देना है, तो अभी दिया नहीं है ना, जब नहीं दिया तो क्यों फर्क पड़ना, इसलिए उसको हम वापस लिया है, क्योंकि टैक्स पहले टैक्स होता है, टैक्स के बाद डिविडेंड देते हैं, तो इसलिए हम वो चीजें जोड़ रहे हैं जो टैक्स और उसके बाद की थी, ठीक है। ये हमने सब चीजें क्या करी? जोड़ दी। इसमें से एक चीज ऐसी होती है, वो होती है हमारी रिफंड ऑफ टैक्स। टैक्स से अगर कुछ पैसा रिफंड आया है कंपनी के पास, जैसे टैक्स लगा 1 लाख का भरा था, कंपनी के पास 10,000 रुपए वापस रिटर्न आ गए, ठीक है, क्योंकि वो टैक्स के नहीं थे, तो वो क्या होगा? वो इसमें से माइनस हो जाएगा। क्यों माइनस हुआ? क्योंकि ऑपरेटिंग में हमें टैक्स देना है, तो वहां पे हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। अब देखो, इन 4-5 चीजों को जोड़ जाड़ के और इसको माइनस करके जो आंसर आएगा वो कहलाता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हमारे हैं नहीं इतने, ठीक है, कुछ काम के नहीं है, बस लिखने का है, तो जो आंसर यहां आता है वो है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अब समझो, मैं ये नहीं कह रहा कि ये सारी चीजें आपको याद करनी है, बट एटलीस्ट जब आप इन चीज को देखो तो हमें पता होना चाहिए हाँ भाई ये चीज वहां की थी, बस इतना। अगर इतना याद हो गया, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें आ रही, पर इतना हमें याद करना है कि हाँ भाई हमने अगर कोई भी चीज देखी तो हम बता सके हाँ भाई ये वहां आने वाली, ठीक है, लाइन से सीरीज वाइज याद नहीं करना। ये क्या है? ये वर्किंग नोट है, कौन सा? कैश फ्लो स्टार्ट करने से पहले का, कैश फ्लो स्टार्ट करने से जस्ट पहले का ये वर्किंग नोट है, समझना है? क्या कि जैसा मैंने क्वेश्चन में बोला, हाँ भाई इस साल का प्रोविजन फॉर टैक्स कहां आएगा, तो मैं बताऊं नहीं, हाँ भाई वो तो वर्किंग नोट का काम है, ठीक है। मैंने बोला कि रिजर्व में बढ़ा दिया 50,000 से 60,000 हो गया, कहां आएगा? पर वो वर्किंग नोट का था, ठीक है। मैंने बोला भाई क्या मशीनरी खरीदी, वो वर्किंग नोट का नहीं था, वो कहां का है? वो इन्वेस्टिंग का है। तो हमें ये चीज माइंड में होनी चाहिए कि हाँ भाई कौन सी चीज कहां आने वाली है, बस इतना पता होना चाहिए। हम अभी कैश फ्लो को 3-4 चीजों में कैटेगराइज कर देंगे, ठीक है, और जब हमें पता लग जाएगा हाँ भाई ये यहाँ का, ये यहाँ का, ये यहाँ का, फिर क्या है तो लगा दो, ठीक है। तो हमने क्या देखा? 4-5 चीजें वहां पे देखो। सबसे पहले हमें स्टार्टिंग करनी है डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग एंड ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L। क्वेश्चन में गिवन होगा रिजर्व में स्टेटमेंट ऑफ P&L दिखता है, पिछले साल 1 लाख का था, इस लाख 1.5 लाख का हो गया, कितना? 50,000 बढ़ा, यहां से चालू कर दिया, कम हो रहा है तो माइनस का 50,000, ठीक है। फिर क्या ऐड करना है? इस साल का प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड कर दिया, क्यों? क्योंकि प्रोविजन है। इंटरिम डिविडेंड ऐड कर दिया, क्यों? फाइनेंसिंग का है। ट्रांसफर टू रिजर्व ऐड कर दिया, क्यों? क्योंकि उससे कैश फ्लो पे कोई फर्क नहीं पड़ा। प्रपोज डिविडेंड कर दिया, क्योंकि एक्चुअल डिविडेंड ही नहीं है। और माइनस क्या करना है? रिफंड ऑफ टैक्स। ये 5 चीजें, इन 5 चीजों को करा, क्या आ गया? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। इसको लेके हम चालू करेंगे कैश फ्लो, इसको लेके चालू करेंगे कैश फ्लो। ये जो 5 चीजें है ना, इनमें से हार्डली 1 या 2 चीज आती है और कुछ नहीं आता। तो हमें बस ये पता होना चाहिए कि भाई ये 5 चीजें, ये नहीं कि 5 आने वाली है उसमें,
हम बस होना चाहिए कि हाँ भाई क्वेश्चन में आ गया ये तो ये वहां आने वाला, दैट्स इट। इतना सा पता होना चाहिए, फिर काम करो। ठीक है, तो आप इस चीज को देखो। ये थी हमारी आज की वीडियो। इसमें हमने क्या देखा कि भाई इनफ्लो कब होता है, आउटफ्लो कब होता है, और उसके बाद देखा कि कैश फ्लो कैसे बनाया जाता है, स्टार्टिंग कैसे होती है, वर्किंग नोट कैसे बनाया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है हमारी 116 नंबर की, उसमें हम देखेंगे कि कैश फ्लो में आगे कैसे बढ़ते हैं, ऑपरेटिंग क्या होता है, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग ये क्या होती है। ठीक है, तो गाइस दिस इज इट फॉर टुडेस वीडियो। कीप ऑन वाचिंग अकाउंट अड्डा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। और हमारी वेबसाइट है www.soulstruggler.com, जहां पे जाके आप क्लास 12 की सारी वीडियोस को देख सकते हैं। सो कीप ऑन वाचिंग।